Hello friends, good morning and welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक, पेडागोजी और व्याकरण कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, तो अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का पॉलिटी और क्लास 7 का ही हमारा हिस्ट्री जियोग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इन वीडियोस के अगर आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना ना भूलिए। वहाँ पे स्टडी क्विज ही आप सर्च कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा, PDF भी वहाँ पे डाला जा रहा है, मिल जाएगा आपको। ओके, तो मैं क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही सिर्फ कवर कराती हूँ और जो बच्चों को दिया गया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं उसे स्किप करते जाती हूँ। तो फिलहाल अभी आप देख लो जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये लेसन पहला है, ठीक है, लेसन फर्स्ट है। और इस लेसन का जो नाम है वो देख सकते हैं समानता। तो यहाँ पे समानता दिखाया गया है, वोट देने के लिए लाइन लगी है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, लेकिन सब जो लोग हैं, कोई किसान है इसमें, कोई शिक्षिका है, कोई व्यापारी है, लेकिन वोट देने का अधिकार चूंकि सबको एक ही है ना, तो सारे एक कतार में खड़े हैं, यानी सबका एक अधिकार यहाँ पे बनता है। तो चूंकि मैं कह चुकी हूँ कि हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक बच्चे की बुक है, इस कारण यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी बातों से भी समझाया जाता है जो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। ओके, और कुछ टास्क आपको भी करना पड़ेगा, कुछ टास्क मैं तो कर ही रही हूँ। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करा दे रही हूँ रिकॉल, जो चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया रहता है। ओके, तो समानता, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ा, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानोगे, यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे कांता की जो कहानी है दी गई है, मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ, आपको पढ़ने की इच्छा करे तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा, लेकिन आप डीपली नॉलेज चाहते हो तो इसे पढ़ लो। और जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है समानता क्या होती है वो इसे पढ़ के फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और आपको उसको पढ़ना है। ओके, और एक और बात मैं आप सभी से कह दे रही हूँ कि क्लास 6 की यहाँ पे बात की गई है, क्लास 6 का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको टोटल वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। और चलिए तो फिर मैं अब स्टार्ट करती हूँ आपको यहाँ से। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मताधिकार की समानता से। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक को चूंकि हमें कवर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन से खड़े होकर से होता है। उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। मैंने ऊपर आपको फिगर दिखा दिया है, उसको फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हैं या अमीर, इससे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, ठीक है, यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार
समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उस सबके पास भी एक ही वोट है। ओके, आगे है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में भी शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या को देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। ओके, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसे सोचने के 3 कारण बताइए। ओके, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे है अन्य प्रकार की असमानताएं। अब असमानता चूंकि हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या है ये। कांता उन सभी लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ये नोट डाउन कीजिएगा, लाइन को ही आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। सीटेट के स्टूडेंट जितने हैं उनके लिए खास तौर पे कह रही हूँ। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाती है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को तो देखिए, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बगल में आप जो फिगर देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाइएगा। मैं आगे बढ़ लेती हूँ, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा आप लोग के लिए लंबा हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज बने रहिएगा। ओके, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को अगर आपको समझना है तो। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलित के बच्चे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हो, यानी क्लास 6 की बुक की ये बात कर रहा है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। इस पॉइंट को ही आपको नोट डाउन कर लेना। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म है 1950 में, मृत्यु है 2013 में, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वह कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था।
मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश के हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिएगा मास्टरों, यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूं ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। ओके, तो ये था इनका आत्मकथा। ये जो वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका कौन सा था आत्मकथा, तो वो था जूठन। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इनका जन्म और मृत्यु भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। मैं बढ़ लेती हूँ अब आगे। आप लोग यहाँ पे जूठन का यहाँ पे कवर दिखाया गया है, देख सकते हो। मैं अब आती हूँ आपके यहाँ से। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर के किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वो बहाने बनाने लगी और मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता था। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ने ऐसा करने से इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। आप लोग ये साइड में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं छोटे मोटे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट आपका माइंड क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं आती हूँ यहाँ पे मानवीय गरिमा का मूल्य। ओके, साइड में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते जाइएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इसी कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। जब लोगों के सामने असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर
जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, साइड में आप लोग फिगर सब देखते जाइए किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार किए जा रहे हैं। अब आती हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोहरा दे रही हूँ, 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, फिगर में आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं अब आती हूँ भारतीय लोकतंत्र में समानता के ऊपर। ओके, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, ये नोट डाउन कीजिएगा। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में से सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव या दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। आप ऊपर फिगर देख सकते हो। संसद हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। यहाँ पे देखिए सबको समान दिखाया गया है। ओके, अब आती हूँ मैं यहाँ पे। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, ओके, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उनकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा यह है कि व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें या बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, और आगे है शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकारों की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। उत्तराखंड में एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका माध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। और सतत विकास लक्ष्य 2, इसमें क्या है? भूखमरी समाप्त करना। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ती हूं मैं यहाँ पे। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम माध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। नोट डाउन कीजिएगा सीटेट के स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने
सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल और 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। ठीक है, आगे है, इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना घर का काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। फिगर में साइड में आप लोग देख रहे हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इसी कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसर की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इस बच्चों को असमान स्थितियों में ढकेला जाता है, जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय सम्मान में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है, और साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, इनको पहचान रहे होंगे आप लोग, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनकी कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जरूर पढ़िएगा। वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए मेरी मजबूरी है। ओके, अब आती हूँ मैं यहाँ पे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप लोग सोच रहे होंगे, क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपने सीट से उठ जाना पड़ता था। यहाँ पे फिगर में चूंकि आप लोग देख रहे हैं, आगे है रोजा पार्क, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके
इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रहते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यताएं वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोजा पार्क की यहाँ पे फिगर दिखाई गई है। एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की ही दिशा बदल दी। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश यहाँ पे दिए गए हैं जिसे स्क्रीनशॉट लेके आपको करना है। मैं बढ़ती हूँ आगे। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस पाठ को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ओके, अब आ गया यहाँ पे अभ्यास जिसे आपको करना है। स्क्रीनशॉट लेके कीजिएगा जरूर क्योंकि ये है एक रिकॉल। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ। शब्द संकलन आपको यहाँ पे मिल गई। जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये था चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं तुरंत नए चैप्टर को आप लोगों के सामने लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।